तो कैसे हैं सारे बच्चे? गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके कितने भी जो पागम हमने पढ़ा, फिर आपके मध्य युग, प्राचीन युग, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, सब हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण। अब जितने भी अगर हम स्टार्टिंग से पढ़े तो प्राचीन काल में हमारी क्या होती थी, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने थ्योरी पेश किया, ठीक है। और जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि जो आप झाड़ फूक, जो भक्ता, ये सब के पास जो आप रोगी को ले जाते हो ना, सॉरी, जो आपको लगता है कि वो किसी चुड़ैल के आ गई है, किसी भूत प्रेत के समीप आ गई है, तो ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, एक बीमारी ही है, ठीक है। जिस तरह से हमें बुखार लगता है, जिस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं खांसी, सर्दी, बीमारी, तो उसी तरह से ये तो हमारी शारीरिक बीमारी हुई, पर उसी तरह से क्या है कि एक मानसिक बीमारी भी होती है, ठीक है। तो उसी का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण से संबंधित है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं कि अब इसको पढ़ेंगे। चलिए, मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने के लिए उसका वर्गीकरण करना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। इस तरह के विकारों के वर्गीकरण में विशिष्ट मनोवैज्ञानिक विकारों को, जिन्हें समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किया जाता है, उनकी उन श्रेणियों का एक सूची होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस प्रकार वर्गीकरण इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि इनके प्रयुक्त करने वाले, जैसे मनोवैज्ञानिक, मनोरोग विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, इन विकारों के बारे में एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं, ठीक है। तथा मनोवैज्ञानिक विकारों के कारणों को समझने में तथा उन प्रक्रियाओं, मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न करने वाली तथा उन्हें बनाए रखने में सहायक होती है, को समझने में क्या मिलती है, आपकी मदद मिल सकती है, ठीक है। अब आगे देखें। देखिए, अमेरिकी मनोरोग संघ, ठीक है, इसको जब भी आपके यहाँ से सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन ये आएंगे कि जो हमारी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ICD-10, फिर आपका नाम आएगा इसमें DSM, ठीक है, फिर आपका नाम आएगा WHO, जो वर्गीकरण से संबंधित इन्होंने क्या कहा था, ठीक है। तो पहला नाम हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ अगर हम लिखते हैं पहला APA, ठीक है, दूसरा अगर हम लिखते हैं DSM-4, ठीक है, और चौथा हमारा ICD-10 और WHO ने क्या कहा, ठीक है। देखिए, इतना मैंने अंडरलाइन किया है। अब इस जो चैप्टर में यहाँ से लेके जो यहाँ तक प्रयुक्त हैं, आखिर इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन, जिसको क्या कहा जाता है, APA, ने विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार, ठीक है, का वर्णन तथा वर्गीकरण करते हुए एक आधिकारिक पुस्तिका मतलब ये होता है कि अब वो किसी भी सूची में क्या है, ऑफिशियल है, मतलब सरकार के रूप से वो कहीं ना कहीं सही मानी जाती है, ठीक है, इसीलिए उसको ऑफिशियल कहा जाता है। इसका वर्तमान संस्करण ये जो है आपका डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का चतुर्थ संस्करण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 4th एडिशन। तो पहले हमने क्या सीखा कि जो अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन ने मनोवैज्ञानिक विकार का क्या किया था, वर्गीकरण किया था, और उसको ऑफिशियल मैनुअल भी प्रकाशित की थी। इसका जो अब क्या है, वर्तमान संस्करण, जो पहले हमने मनोवैज्ञानिक विकार का जो वर्गीकरण किया था, पहले वो APA था। अब APA जो करेंट में, जो अभी इसी का नाम बदलकर क्या हो गया है आपका DSM-4, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब देखें,
रोगी के मानसिक विकार के केवल एक बृहत पक्ष नहीं, ठीक है, सिर्फ केवल एक बृहत पक्ष नहीं बल्कि 5 बीमाओं या आयामों पर मूल्यांकन करता है। ये बीमाएं आपकी क्या हो जाएंगी? जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं अन्य दूसरे पक्ष, ठीक है। देखिए क्या हमने सीखा कि पहले 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो जितने भी हमारे जो शरीर में जो अप्रत्याशित या वो कह सकते हैं जो हमें एक कहीं ना कहीं एक एबनॉर्मल की तरफ ले जा रहा था, असामान्य व्यवहार की तरफ ले जा रहा था, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में जितने भी जो डॉक्टर्स थे, जो पादरी भी हुए, तो उन्होंने ये कहा कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इसका इलाज होना चाहिए। ये मानसिक रूप से बीमार है, ठीक है। तुम शारीरिक रूप से बीमार होते हो बच्चों, बुखार लगता है, खांसी सर्दी, उसी तरह से हम मानसिक भी बीमार होते हैं। और जिस तरह से तुमको शारीरिक रोग हुई है तो तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसी तरह से हम मानसिक बीमारी में भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और ये इतनी बड़ी बात नहीं होती है। गांव में अगर कुछ चीज़ अगर ऐसा हो कि अरे वो तो एग्जाइटी इशू है, डिप्रेशन है, तो लोग क्या करते हैं, शर्म के मारे नहीं जाते हैं। समाज में क्या लोग कहेगा, उसकी शादी कैसे होगी, जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, ठीक है, लोक लाज के डर से। लेकिन हमसे कई गुना चालाक विदेशी रहते हैं। ये देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप इतिहास उठाकर देखिए, जो हम अभी उस चीज़ में रहते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी अपना उसके बारे में एक थ्योरी पेश कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे 1916 में आप जो पढ़िएगा, सेन गुप्ता हैं एक, उन्होंने भी हमारे मनोविज्ञान के बारे में बहुत अच्छी बात कही है, ठीक है। उन्होंने भी विदेश में जाकर ये हमारे मनोविज्ञान के एस्टैब्लिशमेंट की है, ठीक है ना, स्थापना की है। कहाँ की है? आपके कलकत्ता में, ठीक है, कोलकाता। आज अभी कोलकाता, पहले क्या था? कलकत्ता। चलिए फिर आगे चलेंगे। तो हमने पहले क्या लिखा, तो हमारी पहले एपीए, अब हमारी एपीए क्या हो गई है? डीएसएम हो गई है। और अब हम पढ़ेंगे आईसीडी। आईसीडी क्या है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। भारत में तथा अन्यत्र बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज प्रयुक्त होता है, जिसे आईसीडी व्यवहारात्मक एवं मानसिक विकारों का क्या कहते हैं? वर्गीकरण। अब एक नया वर्ड आया आपका, व्यवहारात्मक एवं मानसिक विकारों का वर्गीकरण, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? आईसीडी। जो भारत में और भी कई और भी जगहों पे इसको एक वर्गीकरण के नाम किया गया, जिसका नाम होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। इसे WHO नाम आया आपका। अब हमको बताओ कि WHO की स्थापना कब हुई थी? मैं 1919 लिख के छोड़ रही हूँ, तुम मुझे बताना, ठीक है। चलिए, इसे WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया। तो किसने तैयार किया आईसीडी को? WHO ने, ठीक है। किसने? WHO ने। इस योजना में प्रत्येक विकार के नैदानिक लक्षण, नैदानिक मतलब हमेशा याद रखिए वो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल, क्लिनिकल बीमारी है, उनसे संबंधित अन्य लक्षणों, नैदानिक पथ प्रदर्शिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। हमारा क्या है? असामान्य व्यवहार के अंतर्निहित कारक, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है। देखिए, असामान्य व्यवहार जैसे जटिल व्यवहारों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न उपागम किया था, जिसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया है हमारे चैप्टर की शुरुआत में। व्यवहार के विशेष पक्ष के ऊपर जोर देता है, उसी के अनुसार असामान्य विवेचना उपचार की जाती है, ठीक है। जो एपीए पढ़ा हमने, डीएसएम पढ़ा, ये सब क्या है? सब उपचार पे ही तो भूमिका दे रही है ना। यह उपागम भी विभिन्न प्रकार के कारकों की भूमिका पर जोर देता है, जैसे जैविक, मनोवैज्ञानिक, अंतर्वैयक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक, ठीक है। बच्चों ये जो पॉइंट आती है, ये हमेशा ये सबको अंडरलाइन कर लिया करो कॉपी किताब में, ठीक है ना। वो क्या होगी कि आपकी अंडरलाइन चीज़ें जल्दी नज़र आती हैं, तो हमेशा दिमाग में भी वो रहता है, ठीक है। असमान व्यवहारों की व्याख्या करने वाले कुछ उपागम का आजकल प्रयुक्त है, उनकी हम समीक्षा करेंगे, ठीक है।
पहला है जैविक कारक, ठीक है। पहला क्या है? जैविक कारक। हमारे व्यवहार को, एक सेकेंड, हमारे व्यवहार के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। कौन? जैविक फैक्टर, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। विभिन्न जैविक कारक जैसे दोषपूर्ण जीन, दोषपूर्ण क्या बच्चों? जीन, अंतःस्रावी असंतुलन जो एंडोक्राइन इम्बैलेंस कहेंगे, कुपोषण जिसको कहा जाता है माल न्यूट्रिशन, ठीक है। चोट, चोट समझ रहे हैं आप। अन्य दशाएं जो मानव शरीर के कार्य एवं सामान्य विकास में क्या करती हैं? बाधा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, बाधा पहुंचा सकता है, ठीक है ना। असामान्य व्यवहार के यह संभाव्य कारक हो सकते हैं कि हम जैविक मॉडल को पहले ही जान चुके हैं। यह मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार का एक जीव रासायनिक शरीर क्रियात्मक आधार होता है, ठीक है। जैविक शोधकर्ताओं ने पाया कि तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों बायोलॉजी का टर्म आएगा, जो नर्वस सिस्टम की तरफ हम क्या बढ़ रहे हैं, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो आपकी जो नर्व सेल है में दूसरी तक संदेश के प्रसरण में आने वाली समस्याएं अक्सर मनोवैज्ञानिक विकारों से संबंधित होती हैं। यह आपकी बायोलॉजिकल टर्म आ गई हैं, ठीक है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि एक छोटी सी खाली जगह जिसे तंत्रिका कोश, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइनेप्स, एक तंत्रिका कोशिका को दूसरे से अलग करती है, ठीक है। कौन? ये आपकी जो संधि है, ठीक है। जब कोई विद्युत आवेग तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर तक पहुंचता है तो अक्ष तंतु, मतलब इसको डेंड्राइट्स कहते हैं, उद्दीप्त होकर कुछ रसायन प्रभावित करता है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। जो आपके नर्व सेल में जो शुरुआत, जो आपकी तंत्रिका कोशिका एक दूसरे से अलग होती है साइनेप्स के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है कि एक करंट है जो क्या है आपके तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर पर, ठीक है, पहुंचता है। तब अंतिम छोर मतलब यहाँ पे, और इसके जो डेंड्राइट्स हैं, मतलब जो शाखा, मतलब अगर मान लीजिए आम भाषा में कहेंगे तो उद्दीप्त होकर कुछ एक रासायनिक क्या करती हैं? एक रासायनिक, इस तरह से एक रासायनिक का प्रभावित होती है। जो रसायन प्रभावित करती है उस रासायनिक को क्या कहा जाता है? तंत्रिका संचारक या न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। देखिए, अध्ययन यह बताते हैं कि एक विशेष न्यूरोट्रांसमीटर असामान्य क्रियाएं किसी विशेष मनोवैज्ञानिक विकारों को जन्म दे सकती हैं, ठीक है। दुश्चिंता विकार का संबंध न्यूरोट्रांसमीटर गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड से है, ठीक है। अब एक सवाल आ जाएगी आपके एग्जाम में कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर दुश्चिंता विकार से संबंधित है। मतलब जब आपके अंदर जो दुश्चिंता विकार आएगी तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपका क्रियाशील होगा? तो वो क्या होगा? आपकी गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। क्या होगा? गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। अब दूसरा नाम आएगा आपका मनोवितालता का डोपामाइन के अतिरिक्त क्रियाशीलता से अवसाद का सीरोटाइन। मतलब ये कह रहा है जो आपका दुश्चिंता, देखिए अब हम कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का नाम जानेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना, न्यूरोट्रांसमीटर लिख लेना, ठीक है यहाँ पर। अब अगर आपसे कोई सवाल करता है कि सुनो एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताओ, तो उसे तो लगेगा अरे न्यूरोट्रांसमीटर इस बच्चा को कहाँ से पता होगा। लेकिन हमारे एनसीईआरटी क्या करता है ना, चीज़ों को ज़्यादा लबाड़ता नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा बता देता है कि आपके दिमाग में वो बात आ सकती है, ठीक है। तो आप क्या कहना, पहला नाम आपका ये होगा गामा एमिनो ब्यूटिक, दूसरा आपका क्या हो जाएगा बच्चों? डोपामाइन, तीसरा क्या हो जाएगा आपको? सेरोटोनिन। अब ये कह रहा है कि इन सब चीज़ से संबंधित विकार का नाम बताओ, ठीक है ना। तो याद रखेंगे गामा से हमारा दुश्चिंता, एग्जाइटी इश्यूज, ठीक है।
मनोविदालता को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। वो आपका हो जाएगा डोपामाइन, लिख लेंगे कॉपी में, मैं जैसे जैसे बोलती हूँ बच्चों क्या करना, उसको लिखते जाना, ठीक है। और जो अवसाद, अवसाद को कहा जाता है डिप्रेशन, ठीक है। और डिप्रेशन का कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर संबंधित है, तो वो है सीरोटोनिन। समझ में आई। चलिए, तो यहाँ तक क्या था, हमारा बायोलॉजिकल टर्म था। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिक कारक, मतलब आपकी जो जेनेटिक फैक्टर है। चलिए अब आगे है, देखिए अनुवांशिक कारक में का संबंध भाव दशा विकारक, मनोविदलता, मानसिक मंदन, अन्य मनोवैज्ञानिक विकारों से पाया गया। चलो ठीक है। यद्यपि शोधकर्ता यह नहीं पहचान पाए हैं कि कौन विशिष्ट जीन मुख्यतः इसके दोषी है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांशतः कोई एक जीन किसी विशेष व्यवहार या मनोवैज्ञानिक विकार के लिए उत्तरदायी तो नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, बल्कि कई जीन मिलकर हमारे कई प्रकार के व्यवहारों तथा सांवेगिक प्रतिक्रियाओं, क्रियात्मक अक्रियात्मक दोनों को उत्पन्न करते हैं। चलिए ये भी सही बात है, व्यवहार तथा सांवेगिक दोनों प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। यद्यपि इस बात की काफ़ी पुष्ट प्रमाण है कि अनुवांशिक जीव रासायनिक कारक भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक विकार, जैसे आपके, आप देखो बच्चों कॉपी में एक छोटा सा नोट्स बना लेना जिसमें लिखा हुआ है आपके क्या, मानसिक विकार। तो पहला मनोविदलता, अवसाद, दुश्चिंता, ये सब क्या है, आपके मानसिक विकार हैं, ठीक है, इत्यादि अपनी भूमिका रखते हैं। केवल जीव विज्ञान ही अधिकांश मनोविज्ञान के विकारों के कारण नहीं होते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आपका आ जाएंगे जो सबसे फेवरेट है हमारा क्या, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब साइकोलॉजिकल मॉडल, ठीक है। देखिए अब क्या दे रहा है कि कई मनोवैज्ञानिक मॉडल भी या मानसिक विकारों के मनोवैज्ञानिक कारणों को बताते हैं, ठीक है। ये मॉडल बताते हैं कि असामान्य यह व्यवहार में मनोवैज्ञानिक और अंतर्वैयक्तिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन कारणों में मातृत्व वंचन, मतलब माँ से अलग, मतलब देखो अब क्या हो जाएगी, अब आपके मन से खेलेगा। साइकोलॉजिकल जब भी बात आए ना तो हमेशा याद रखना ये मन से खेल रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, मन से खेल रहा है। इस कारण में माँ से अलग होना या जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माँ की ओर से प्रेम और उद्दीपन में कमी होना, ठीक है। माता पिता और बच्चों के बीच जो आपके दुर्नुकुलक संबंध हैं, जैसे कि अस्वीकृति, अतिरक्षण, अति अनुज्ञता, दोषपूर्ण अनुशासन, दुर्नुकुलक परिवार संरचना, मतलब अपर्याप्त अशांत परिवार, जिस घर में हमेशा झगड़ा झंझट हो रहा है, माँ बाप झगड़ रहे हैं, पापा शराब पी के माँ से लड़ रहे हैं तो माँ गुस्सा कर रही हैं, तो ऐसे क्या होते हैं ना कि ये सब आपके जो अंतर्वैयक्तिक कारण है ना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके मनोवैज्ञानिक विकार को होने का, ठीक है ना। बहुत से परिवार में क्या होता है ना कि गरीबी भी रहे लेकिन माँ बाप अगर ठीक से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो उसके बच्चे बहुत नाम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एक बच्चे को तुम क्या दोष दोगे कि जब उसके बड़े ही घर में दिन रात कलह कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी हमारे घर के, हमारे जो समाज में लोग रहते हैं जिसके बच्चे मनोवैज्ञानिक विकार से उत्पन्न हो रहे हैं ना, यही सब चीज़ भी हो सकता है। अब आगे हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक मॉडल के अंतर्गत मनोगतिक। अब तुम्हारे कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम आने वाले हैं। व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, अस्तित्वपरक मॉडल, ठीक है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये कह रहा है आपके कि सब आपके किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मतलब ये सब आपके साइकोलॉजिकल है, क्या है, सब साइकोलॉजिकल मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक मॉडल में मनोगतिक मॉडल, जो साइकोडायनेमिक मॉडल, ये तुम्हारा कभी भी साइकोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे इससे कभी भी दूर नहीं भाग सकते, ठीक है ना। ये जो फ्राइड साहब हैं हमेशा तुमको लेके डूबेंगे। देखिए क्या है, साइकोडायनेमिक मॉडल सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध है। किसमें,
साइकोलॉजिकल में, किसमें, मन में, ठीक है ना। आत्म एवं व्यक्तित्व के अध्याय में आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ चुके हैं। मनोगतिक सिद्धांतवादियों का विश्वास है कि व्यवहार चाहे सामान्य हो या असामान्य, यह व्यक्ति के अंदर की मनोवैज्ञानिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, अच्छी बात है। कहाँ से, मनोवैज्ञानिक शक्तियों के द्वारा, जिनके प्रति वह स्वयं चेतना के रूप से अनिभज्ञ होता है। मतलब वो अपने चेतना से क्या अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ मतलब अननोन है, ठीक है ना। यह आंतरिक शक्तियाँ गत्यात्मक कहलाती हैं। गत्यात्मक मतलब ये होता है कि जो बदलते हुए रूप, क्या है, बदलते रिश्ते, बदलते भाव, बदलते चेहरे, ये सब क्या है आपकी गत्यात्मक है। अर्थात वे एक दूसरे से अंतःक्रिया करती हैं तथा उनकी अंतःक्रिया व्यवहार, विचार और संवेगों को निर्धारित करती है। इन शक्तियों के बीच द्वंद्व के परिणाम स्वरूप असामान्य लक्षणों की उत्पत्ति होती है। यह मॉडल, अब आगे आएंगे हम लोग किसमें, इसमें। अब क्या है हमारा, यह मॉडल सर्वप्रथम, अब आए ना हम लोग, फ्रायड साहब के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए बच्चों लिखा रहता है फ्रायड, पर बहुत से लोग फ्रूड भी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, फ्रूड, लेकिन ठीक है, फ्रूड द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिनका विश्वास था कि 3 केंद्रीय शक्ति व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, जो मूल प्रवृत्तिक आवश्यकताएं, अंतर्नोद तथा आवेग, जिसमें आपका क्या है, इदम और या ईड। तार्किक चिंतन मतलब आपकी अहम, सिंपल सी बात है, इन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी आपको गा गा के रो रो के पढ़ाया है, ठीक है ना। देखिए जो आपकी तार्किक चिंतन, ईड हमेशा आपका प्लेजर का नियम मतलब आनंद का नियम कहेगा, ईगो हमेशा आपको तार्किक लक्ष्य देगा, ठीक है ना। और आपकी जो सुपर ईगो है वो आपको क्या कहे, नैतिकता की बात कहेगी, ठीक है ना, क्या कहेगी, नैतिकता की बात। तो ये चीज़ है। देखिए फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार अचेतन स्तर पर होने वाले मानसिक द्वंद्वों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, जिसका संबंध सामान्यतः प्रारंभिक बाल्या अवस्था या किससे होती है, शैशवा अवस्था से। फ्राइड साहब जो थे, जो बचपना को बहुत ही उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बचपन ही की जो स्थिति होती है, तुम्हारा बचपन ही डिसाइड किया होगा कि तुम फ्यूचर में तुम क्या बनोगे या तुम क्या हो, ठीक है ना। ये क्या कहते थे, ये हमारे सिगमंड फ्राइड कहा करते थे, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं, एक और मॉडल है जो मनोवैज्ञानिक के कारण की भूमिका पर जोर देगा, तो वो कौन है, ये है आपका बिहेवियरल मॉडल, ठीक है ना। अभी हमारे मनोविज्ञान अगर आप कहोगे तो अभी हमारा मनोविज्ञान व्यवहार का ही मनोविज्ञान है। जो व्यवहार के जो संस्थापक रहे थे कौन थे, हमारे वाटसन, और कौन कौन थे, हमारे स्किनर थे, हमारे पैवलव थे, ये लोग क्या थे, व्यवहारवादी थे, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि ये मॉडल बताता है कि सामान्य और असामान्य दोनों व्यवहार अधिगित होते हैं, ठीक है ना। अधिगम, अधिगित मतलब सीखते हैं वो, ठीक है ना, सीखी हुई होती है, कंडीशनड होती है, ये सब कहते थे हमारे व्यवहारात्मक मॉडल। मनोवैज्ञानिक विकार व्यवहार तथा दूरनुकुलक तरीके सीखने के परिणाम स्वरूप होते हैं। यह मॉडल उन व्यवहारों पर ध्यान देता है जो कंडीशनिंग के द्वारा सीखे गए हैं। अभी कुत्ता वाला मैंने आपको पहले पढ़ाया था, पैवलव का, याद है, कुत्ता कैसे वो खाना देख के रिएक्ट कर रहा है, कैसे कुछ देर आप खाना नहीं दे रहे हो तो उसमें रिएक्शन आना, उसकी जो रिस्पॉन्स आना बंद हो जा रही है, पढ़े थे ना हम लोग, याद है। तो यही है, यह मॉडल उन व्यवहारों पर ध्यान देता है जो कंडीशनिंग, जो हम पढ़ चुके हैं, उसे अधिगम भुलाया जा सकता है। अधिगम प्राचीन अनुबंधन, जो प्राचीन अनुबंधन कालिक सहचार, जिसमें 2 घटनाएं बार बार एक दूसरे, एक सेकेंड हमको लगता है कि हम लोग, हाँ ठीक, कि कालिक साहचर्य जिसमें 2 घटनाएं बार बार एक दूसरे के साथ घटित होती है। क्रियासूत्र अनुबंधन, देखिए जो आपके ये प्राचीन जो थे अनुबंधन, तो प्राचीन अनुबंधन हमारे जो इसको कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये हमारे किसने दिए थे, इवन पैवलव ने, ठीक है ना, पैवलव।
और ये जो क्रियासूत्र अनुबंधन है जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, ये दिए थे हमारे किसने, बीएफ स्किनर ने। ये सब साइकोलॉजी के बच्चों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब भूलने वाली चीज़ें नहीं है। नहीं याद हो रही है तो बार बार याद करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हो सकता है 2 साल लगे तुम्हें याद करने में, पर दिक्कत नहीं, करना है याद, भूलना नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, जिसमें व्यवहार किसी पुरस्कार से संबंधित किया जाता है, और एक और है जो आपकी सामाजिक अधिगम, जिसको कहा जाता है सोशल लर्निंग। क्या कहा जाता है, सोशल लर्निंग। ये किसने दिया था, सोशल लर्निंग किसने दी थी, बताओ, सामाजिक अधिगम। तो ये हमारे किसने दिए थे, बैंडुरा ने। किसने, बैंडुरा, ठीक है ना, सोशल लर्निंग। अब दूसरों के व्यवहार या अनुकरण करके सीखते हैं, जो बंदर से याद दिलवाए थे ना तुमको। तो ये 3 प्रकार के अनुबंधन सभी व्यवहार अनुकूली दुर्नुकूलक के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हमने इतना तक पढ़ा। अब हमारा है संज्ञानात्मक मॉडल। क्या है, संज्ञानात्मक मॉडल। अब देखिए, कॉग्निटिव मॉडल ने भी मनोवैज्ञानिक कारकों पर जोर दिया है। इस मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार संज्ञानात्मक समस्याओं के कारण घटित हो सकते हैं। लोगों को अपने बारे में ऐसी धारणाएं, अभिवृत्तियां हो सकती हैं जो अविवेकशील और गलत हो सकती हैं। लोग बार बार अतार्किक तरह से सोच सकते हैं और सामान्य धारणा बना सकते हैं, जिसके कारण किसी एक घटना जो महत्वपूर्ण नहीं है के आधार पर वे बृहत नकारात्मक निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक मॉडल मतलब बस ये होती है कि आप, सिंपल सी बात है कि कभी कभी क्या होता है कि आप जो वो हिस्ट्री आप हमको बताते हैं, वो हिस्ट्री वाकई में सही नहीं होता है, ठीक है ना। वो सुनी सुनाई कहानी होती है। अब देखिए, एक गांव में भूत प्रेत की कहानियाँ अगर एक दादी नानी आपको कहती हैं, बड़े होकर जब आप बड़े बड़े आप मान लीजिए कॉलेज गए, आपने क्या किया कि जब भी कोई कहता है अंधविश्वास वाली बात है तो आप क्या करते हो, गुस्सा हो जाते हो कि सर आप इन सब चीज़ों को कैसे झुटला सकते हैं, है ना। आप बोलते हो ये बहुत सारी बातें, और आपने इस बात को क्या कर लिया है, आपने इस बात को सही बना लिया है। सही क्यों बनाया है, तो यही आपकी क्या हो जाती है ना, संज्ञानात्मक दोष। मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपकी दादी झूठ कैसे बोल सकती है, नानी झूठ कैसे बोल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, आप एक धारणा बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है वो अविवेकशील हो, अंधविश्वास से जुड़ा हो, हिस्ट्री की आपकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप तुगरम खान बन रहे हैं, है ना, सबके सामने खूब ही हा कर रहे हैं। तो लेकिन जो वही आपके सामने कोई विवेकशील वाले व्यक्ति होंगे जो आपको पॉजिटिव में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके अंदर इतनी निगेटिविटी बढ़ गई है कि आप उस चीज़ को क्या करोगे, हटोगे ही नहीं, उस दिमाग से हटाओगे ही नहीं, कहोगे ना हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। तो एक तरह ये पता है ये क्या होता है, ये भी आपके एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी में ही लाई जाती है, जिसको कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर मनोवैज्ञानिक विकार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें लोग कहें कि हम तो सब सच बोलते हैं, यही सब नहीं बात में, ऐसे ऐसे चीज़ें क्या होती है ना, आने लगती हैं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अन्य मनोवैज्ञानिक मॉडल, जो आपका क्या है, अब आपका ये है जो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, ठीक है ना। ये आपका आता है मानवतावादी अस्तित्वपरक सिद्धांत में। ये जो है आपका मानवतावादी सोच मनुष्यों में जन्म से ही मित्रवत, सहयोगी और रचनात्मक होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वह स्व ही विकसित कर लेता है। अच्छाई और समृद्धि के लिए मनुष्य इस क्षमता का उपयोग करने को प्रेरित करता है। अस्तित्ववादियों का विश्वास है कि जन्म से हमें अपने अस्तित्व को अर्थ प्रदान करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस उत्तरदायित्व को हम निभा सकते हैं या परिहार कर सकते हैं। इस उत्तरदायित्व मुंह तोड़ते हैं, मुंह मोड़ते हैं, वो खाली प्रामाणिक, अप्रामाणिक तथा अक्रियात्मक जीवन जीते हैं। देखो, सिंपल सी बात है। आपने क्या किया है कि कोई चीज़ को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, सकारात्मक, क्योंकि आपको वो जीवन जीने के लिए अच्छी है। जो आप उस चीज़ों को डिस्कार्ड कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। बस यही आपकी क्या कहता है, मानवतावादी अस्तित्वपरक कहता है। अच्छी चीज़ों को लेकर हम अपने जीवन को अच्छा बनाकर अपने अस्तित्व को लाएंगे, ठीक है ना। बुरे चीज़ों को हम डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है आपका मानवतावादी अस्तित्वपरक में, ठीक है। अब है आपको मनोसामाजिक, एक सेकेंड, अब है आपका मनोसामाजिक तथा जैविक कारकों के साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक कारक, युद्ध तथा हिंसा, समूह पूर्वाग्रह,
भेदभाव, आर्थिक बेरोजगारी जैसे समस्याएं तथा तीव्र सामाजिक परिवर्तन हमसे अधिकांश लोगों पर इतना दबाव दबाव डालते हैं कि कुछ लोग यह मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं, जिसको सोशियो कल्चर मॉडल, जिसको सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों की को व्यक्तियों को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में सामान्य व्यवहार असामान्य व्यवहार को अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। ये आपका ये कहानी ये कहता है कि देखो, समाज में बहुत सी बातों पे हम युद्ध करते हैं, हिंसा कर लेते हैं, हमारे अंदर पूर्वाग्रह हो जाता है। पूर्वाग्रह ये होता है कि आप किसी कम्युनिटी के प्रति कहीं ना कहीं किसी नकारात्मक एक मनोवृत्ति बनाते हो, ठीक है। उसके आधार पर तुम भेदभाव कर रहे हो। गरीब है उससे भेदभाव हो रही है, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। ये सब आप क्या कहाँ से सीख रहे हो? समाज में रह के सीख रहे हो, ठीक है ना। तो किसी की संस्कृति प्रभावित हो रही है, तो यही सब चीज़ आपकी क्या हो जा रही है। इसके कारण जो आपके अंदर जो कलेश आ रही हैं, जो मनोवृत्ति बन रही हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या है, यही आपकी सोशियो कल्चर मॉडल है। और इसके अनुसार भी कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक विकार के अंदर आ सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे। अब हमारा ये है, अब ये चूंकि व्यवहार सामाजिक शक्तियों के द्वारा ही विकसित होता है। ऐसे कारक जैसे परिवार, संरचना, संप्रेषण, सामाजिक तंत्र, सामाजिक दशाएं, सामाजिक नामपत्र और भूमिकाएं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि कुछ पारिवारिक व्यवस्थाओं में व्यक्तियों में असामान्य व्यवहार उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। कुछ परिवारों में ऐसे जालबद्ध संरचना होती है जिसमें परिवार के सदस्य एक दूसरे की गतिविधियों, विचारों और भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही अंतर्निहित होते हैं, ठीक है ना। इस तरह के परिवार के बच्चों को जीवन में स्वावलंबी होने में कठिनाई आ सकती है। इससे भी बड़े स्तर का सामाजिक तंत्र हो सकता है। व्यक्ति के सामाजिक और व्यवसायिक संबंध सम्मिलित होते हैं। कई अध्ययनों से यह पता चलता है कि जो लोग अलग थलग महसूस करते हैं, जिन्हें सामाजिक अवलंब प्राप्त नहीं होता है, अर्थात गहन और संतुष्टिदायक अंतर्वैयक्तिक संबंध जीवन में नहीं प्राप्त होता है, वे उन लोगों की अपेक्षा अधिक और लंबे समय तक अवसादग्रस्त हो सकते हैं। मतलब आप उनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ में सम्मिलित नहीं कर रहे हो, तो वो भी तो अपने आप को अकेला समझेंगे ना। तो ये भी एक तरह का एक विकार है, ठीक है। अब हम आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतकारों के अनुसार जिन लोगों में कुछ समस्याएं होती हैं, वह असामान्य व्यवहारों को उत्पत्ति सामाजिक संज्ञाओं और भूमिकाओं से प्रभावित होती हैं। जब लोग समाज के मानकों को तोड़ते हैं, उन्हें असामान्य विसामान्य मानसिक रोग जैसी संज्ञाएं दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार की संज्ञाएं इतनी ज़्यादा उन लोगों से जुड़ जाता है कि लोग उन्हें क्या कहते हैं, सनकी कहते हैं इत्यादि पुकारने लगते हैं। उन्हें उसी बीमारी के तरह से क्रिया करने के लिए उकसाते रहते हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति बीमार की भूमिका स्वीकार कर लेता है तथा असामान्य व्यवहार करने लगता है। मतलब अगर गांव में कोई किसी मुद्दे पर बात करता है और कहीं ना कहीं उसके बातों में लॉजिक होती है, याद रखिएगा समाज हमारा हमेशा भीड़ की तरफ जाता है, और जो इंसान भीड़ से अलग होता है वो सनकी ही हो जाता है, ठीक है ना। और बाद में सनकी सनकी पुकारने लगते हैं, और वो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, उसको खुद कभी कभी क्या होता है एहसास होने लगता है कि शायद हम भी सनकी हैं। उस तरह से क्या होता है कि उस सनकी को ही वो स्वीकार कर लेता है व्यक्ति बीमार के रूप में, ठीक है। और उसकी जो व्यवहार हो जाती है वो हो जाती है बच्चों असामान्य। समझ रहे हो ना। तो ये हमारी साइकोलॉजी है, ठीक है। चलिए अब ये है इन मॉडल के अतिरिक्त असामान्य व्यवहार की एक डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल जिसको कहा जाता है DSD, ठीक है।
इस मॉडल के अनुसार कोई रोगोन्मुखता किसी विकार के लिए जैविक पूर्ववर्ती किसी दबावपूर्ण स्थिति के कारण सामने आ जाती है तो मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होता है। इस मॉडल का 3 घटक हैं। पहला घटक रोगोन्मुखता या कुछ जैविक विघटन जो वंशागत हो सकते हैं। दूसरा घटक की रोगोन्मुखता के कारण किसी मनोवैज्ञानिक विकार के प्रति दोषपूर्ण उत्पन्न होता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति उस विकार के विकास के लिए पूर्ववृत्त है या उसे विकास का क्या है, खतरा है। ठीक है। तीसरा घटक विकारी प्रतिबलकों की उपस्थिति है। इसका तात्पर्य उन कारकों से है जो मनोवैज्ञानिक विकारों को जन्म दे सकते हैं। यदि इसी प्रकार के पूर्ववृत्त या खतरे में रहने वाले व्यक्ति इस तरह का दबाव कारकों का सामना करना पड़ता है तो उनकी जो पूर्ववृत्ति वास्तव विकार को जन्म दे सकती हैं। इस मॉडल का कई विकार जैसे कि दुश्चिंता पहला, दूसरा अवसाद, तीसरा मनोविदलता। देखो बच्चों, ये जो रोग है ना, पहला इसको हम लोग कहते हैं एंग्जाइटी। ठीक है, एंग्जाइटी। ठीक है। दूसरा है आपका डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन। और तीसरा है आपका सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सिजोफ्रेनिया। ठीक, ये जो नाम है ना तीनों याद रखेंगे। शुरुआत हमेशा हमारी एंग्जाइटी मतलब आपकी चिंता विकृति से शुरू होती है। अगर अत्यधिक हो गई चिंता विकृति तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और डिप्रेशन में अगर चले गए हैं, अगर लंबे समय तक आप डिप्रेशन में, ये बच्चों सुसाइडियल टेंडेंसी आने लगती हैं और वही बच्चे कहीं ना कहीं आगे चल के सिजोफ्रेनिक याद रखिएगा, ये लास्ट आपका मनोरोग विज्ञानी भी हो सकते हैं। मतलब सिजोफ्रेनिक मतलब कंप्लीटली एक कहीं ना कहीं एक पागल के तौर पर हम कह सकते हैं। मतलब उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसे लगता है कि कोई सामने बैठा है, वास्तव में वो होता नहीं है। बाइपोलर डिजीज़ सब कुछ क्या है ना, इसी चीज़ में होने लगती है सिजोफ्रेनिक में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमने ये कंप्लीट किया है इतना। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे हमारे प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार। ठीक है ना, तो फिर से क्लास शुरू करेंगे हम लोग, आज नहीं कल। तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए, खुद से पढ़ते रहिए। और अगर कोई भी सवाल में अगर आप फंस रहे हैं तो प्लीज़ हमें पर्सनल मैसेज करिए मोबाइल पर। ठीक है, चलिए गुड नाइट।